दोस्तों, स्टैटिक जीके के इस महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट से प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों पे भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो और इस एक वीडियो से आपके जीएस के सभी सब्जेक्ट का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब। क्या था इनका नाम? बदरुद्दीन तैयब। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इनका नाम बदरुद्दीन तैयब था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ अधिवेशन के बारे में। तो देखिए 4 अधिवेशन आप लोग स्टार्टिंग में याद रखेंगे। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथा। तो देखिए पहला जो अधिवेशन था वो 1885 में हुआ था। पहला अधिवेशन 1885 में, दूसरा 1886 में और तीसरा अधिवेशन 1887 में और चौथा वाला अधिवेशन कब हुआ था? ये 1888 में हुआ। ये 1888 में हुआ। और पहला अधिवेशन पूछे कहाँ पे हुआ था? तो ये मुंबई में हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पे? मुंबई में। और दूसरा वाला कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका कोलकाता में। दूसरा वाला कोलकाता में हुआ था और तीसरा वाला जो अधिवेशन है ये आपके मद्रास में हुआ था। ये मद्रास में हुआ था। और चौथा वाला जो अधिवेशन था कांग्रेस का, जो चौथा अधिवेशन था ये हुआ था आपके इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। और यहाँ पे देख लेते हैं इन चारों से प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसके पहले अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? विमलेश चंद्र बनर्जी। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस के कौन थे? पहले अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है। और दूसरा वाला जो कोलकाता में अधिवेशन हुआ था 1886 में, इसमें पहले अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। इसमें अध्यक्ष बने थे दादा भाई नौरोजी। और ये दादा भाई नौरोजी कैसे अध्यक्ष थे कांग्रेस के? तो ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। और तीसरा मद्रास में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब। कौन? बदरुद्दीन तैयब। तो और ये कौन थे? ये बदरुद्दीन तैयब कैसे अध्यक्ष थे? ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और जो चौथा वाला अधिवेशन 1988 में, इसमें बने थे जॉर्ज यूल। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जॉर्ज यूल। और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ? 1885 में। कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? विमलेश चंद्र बनर्जी। ये कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बने थे। और कांग्रेस का दूसरा वाला अधिवेशन 1886 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में हुआ था। और इसमें अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी और ये कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष थे। ठीक, और तीसरा वाला अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब और इसमें कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। बदरुद्दीन तैयब कौन थे? कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक, और चौथा अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ 1888 में इलाहाबाद में हुआ और ये इसकी अध्यक्षता की है जॉर्ज यूल और ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये चारों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम भारतीय उपग्रह क्या था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट था। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। 1975 में छोड़ा गया था। और कहां से यह प्रक्षेपित किया गया था? ये रूस से छोड़ा गया था। ठीक, और विश्व का प्रथम उपग्रह कौन था? विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह आपसे पूछे, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह आपसे पूछे क्या था, कौन था? तो ये स्पुतनिक फर्स्ट था। विश्व का पहला स्पुतनिक फर्स्ट था विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह। और ये कहाँ का उपग्रह था? रूस का उपग्रह था। ये रूस का उपग्रह था। इसे रूस ने कब छोड़ा था? 1975 में इसे रूस ने प्रक्षेपित किया था। ठीक, और भू स्थिर उपग्रह जो होते हैं उनमें पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की जो पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी से ये कितनी ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं? तो पृथ्वी से ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे छोड़े जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं हम लोग साथ में। आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन था? तो क्या था? प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम आर्यभट्ट था। 1975 में छोड़ा गया। इसे रूस की मदद से छोड़ा गया। पहला कृत्रिम उपग्रह, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या था? स्पुतनिक फर्स्ट उसका नाम था। और रूस का ये उपग्रह था। रूस ने इसे 1957 में
छोड़ा था। और भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर की होती है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन के आविष्कार करने वाले जेम्स वाट हैं। जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेल इंजन की खोज किसने की? रेल इंजन का निर्माण किसने किया था या फिर खोज किए? तो इसका जवाब हो जाएगा जॉर्ज स्टीफन ने। जॉर्ज स्टीफन ने रेल इंजन की खोज किए थे। ठीक, जॉर्ज स्टीफेंसन ने रेल इंजन की खोज किए थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रेल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है? रेल इंजन का भारत में निर्माण कहाँ पे होता है? तो कई जगह, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रेल इंजन का निर्माण पूछे तो कहाँ पे? वाराणसी में होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वाराणसी। और कहाँ पे? यूपी में यहाँ पे रेल इंजन का निर्माण होता है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन आपसे पूछे, सबसे पुराना चालू रेल इंजन का नाम आप लोग बताएंगे। चालू रेल इंजन का नाम आप लोग बताएंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरी क्वीन। ठीक, फेरी क्वीन हो जाएगा सबसे पुराना चालू रेल इंजन। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में आप लोग बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार, यहाँ पे भाप इंजन का आप लोग देख ले, टेलीविजन का आविष्कार बताएंगे आपने किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार लोगी बेयर्ड ने किया था। किसने? लोगी बेयर्ड ने किया था। ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेंगे। और वहीं पे आपसे पूछे कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रांटजन ने किया था एक्सरे का आविष्कार। किसने? रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। आपसे पूछे कि यहाँ पे रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था रेडियो की आविष्कार। किसने? मार्कोनी ने रेडियो की आविष्कार किया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया। रेल इंजन की खोज किसने की थी? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था रेल इंजन की खोज। रेल इंजन का निर्माण कहाँ पे होता है भारत में? तो रेल इंजन का निर्माण वाराणसी में होता है। और वाराणसी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? सबसे पुराना चालू रेल इंजन क्या है? फेरी क्वीन नाम है सबसे पुराना चालू रेल इंजन। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो लोगी बेयर्ड ने किया था टेलीविजन का आविष्कार। और आपसे पूछे कि एक्सरे की खोज किसने की थी? तो रांटजन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। और रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। इन सारे प्रश्नों को भी आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं उनका नाम एंटोनी गुटारेस है। इनका नाम क्या है? एंटोनी गुटारेस है। और एंटोनी गुटारेस किस देश के रहने वाले हैं? ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पहले महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव का नाम क्या है? ट्रिगवेली इनका नाम है। पहले महासचिव ट्रिगवेली हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन है? तो इनका नाम क्या है? ट्रिगवेली है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ट्रिगवेली इनका नाम है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के रहने वाले हैं। कहाँ के? स्पेन के रहने वाले हैं। ट्रिगवेली कहाँ के रहने वाले हैं ये आप लोग बताएंगे। और बात करते हैं इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, ये आप लोग बताएंगे। स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य कितने हैं? 193 सदस्य देश हैं। और सबसे नवीनतम सदस्य देश आपसे पूछे कौन सा है, तो सबसे नवीनतम साउथ सूडान है। सबसे नवीनतम सदस्य देश। इसकी राजधानी क्या है? साउथ सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ से आप लोग आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव का नाम क्या है? एंटोनी गुटारेस हैं सबसे वर्तमान महासचिव। ये कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और ट्रिगवेली कहाँ के रहने वाले हैं? ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहाँ के? नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर स्थित है। और बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की संख्या कितनी है? 193 टोटल सदस्य हैं। और उसमें सबसे नवीनतम सदस्य यानी कि 193 सदस्य का नाम साउथ सूडान है। जुबा इसकी राजधानी है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को। आपसे पूछे कि राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। कब? 13 फरवरी के दिन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? पहली महिला शासिका कौन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली महिला शासिका आपसे पूछे कौन थी, तो उसका नाम क्या है? रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। और देख लेते हैं आपसे पूछे कि पहली महिला आईपीएस कौन थी? पहली महिला आईपीएस आपसे पूछे कि कौन थी, तो पहली महिला आईपीएस का नाम क्या है? आईपीएस किरण बेदी। ठीक। ये
महिला आईपीएस थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, तो इंदिरा गांधी को सबसे पहले मिला था भारत रत्न। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं यहाँ पे हमसे आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 13 फरवरी के दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय महिला दिवस। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान थी। भारत की पहली महिला शासिका। पहली महिला आईपीएस कौन बनी थी, तो पहली महिला आईपीएस बनने वाली कौन है, किरण बेदी है पहली महिला आईपीएस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला का नाम इंदिरा गांधी है। तो इन सारी चीजों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जिससे आपको इस तरह की और भी वीडियो आपको मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। किस तत्व की कमी से घेघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। और घेघा रोग का अन्य नाम क्या है, इसे गलगंट कहते हैं। इसे गलगंट रोग कहते हैं या फिर इसे क्या कहते हैं, गलसुआ भी कहते हैं। इसे गलसुआ भी कहते हैं। तो ये सारी चीजें इन सारे नाम भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, या फिर इसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं। ठीक, ग्वाइटर रोग भी आप लोग याद रखेंगे। और आयोडीन की कमी से यहाँ पे घेंघा रोग होता है। और बात करते हैं यहाँ पे प्रभावित अंग कौन सा होता है, घेंघा में या फिर गलगंट में या फिर गलसुआ में प्रभावित अंग कौन सा होता है, प्रभावित अंग कौन सा, तो इसमें आपके थायराइड ग्रंथि प्रभावित हो जाती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि इसमें प्रभावित हो जाती है। और थायराइड ग्रंथि की बात करें, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और इसे हमने कई बार आपको बताया भी है। और बात करें आयोडीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो आप लोग बताएंगे कि कटे हुए सेब थोड़ी देर के बाद भूरे क्यों हो जाते हैं, ये आप लोग बताएंगे। उसका कलर आप लोग देखते होंगे थोड़े समय के बाद भूरा हो जाता है। तो ये भी किसकी कमी से, आयोडीन की कमी, आयोडीन की उपस्थिति के कारण, सेब में आयोडीन की उपस्थिति के कारण जो आप लोग सेब काट के थोड़ा देर रखते हैं और ये भूरा हो जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और तो देखिए साथ में आपसे पूछे कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। इसे ग्वाइटर रोग भी कहते हैं, घेंघा रोग को गलगंट भी कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और घेंघा रोग में प्रभावित अंग क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होती है, इसकी आकार में वृद्धि हो जाती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानव शरीर की आपसे पूछे तो घेंघा रोग है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें, सॉरी घेंघा है। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी थायराइड है। बात करते हैं कटे हुए सेब भूरे क्यों हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद, तो कटे हुए सेब उसमें आयोडीन की उपस्थिति के कारण ये भूरे हो जाते हैं। किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा क्या है, अंग्रेजी। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और नागालैंड को राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया, नागालैंड को राज्य किस संविधान संशोधन के द्वारा, 13वां संविधान संशोधन 1962 के तहत नागालैंड को क्या बनाया गया, राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य का दर्जा दिया गया। और नागालैंड के बारे में बात करें तो ये आपकी पूछे नागालैंड की राजधानी क्या है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। और नागालैंड की आपसे पूछे कि गठन कब हुआ था, नागालैंड का गठन कब हुआ था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ था। और नागालैंड कितनी राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आप लोग बताएंगे। तो उत्तर से तो अरुणाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश से उत्तर में सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। और साइड में असम से सीमा साझा करता है, असम हो गया। और नीचे कौन सा, मणिपुर से ये सीमा साझा करता है। ठीक, आपसे पूछे कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे बनाते हैं, हॉर्नबिल जो उत्सव है ये कहाँ पे मनाते हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव भी कहाँ पे, नागालैंड में ही मनाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। और नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया 13वें संविधान संशोधन 1962 के तहत, और राज्य का दर्जा इसे प्रदान किया गया। और नागालैंड की राजधानी आपसे पूछे क्या है, तो कोहिमा इसकी राजधानी है। और नागालैंड का गठन कब हुआ, 1 दिसंबर 1963 को इसका गठन हुआ। नागालैंड का गठन 1 दिसंबर 1963 को हुआ था। और ये सीमा किससे किससे बनाता है, अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है, असम से सीमा, मणिपुर से सीमा बनाता है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पे मनाते हैं, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ का है, ये नागालैंड में मनाया जाने वाला उत्सव है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कंप्यूटर के पिता कौन कहे जाते हैं, तो चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, तो हिंदी में इसे कहते हैं संगणक। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक या फिर क्या कहते हैं,
कलित्र कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग अभिकलित्र भी बोलते हैं इसे, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, संगणक और अभिकलित्र। आपसे पूछे कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन है, तो परम 8000 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, परम 8000 है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है। और इसके निर्माता कौन हुए थे, इसके निर्माता कौन थे, तो इसके निर्माता विजय भटकर थे। कौन, विजय भटकर ने इसे बनाया था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और विजय भटकर कौन थे, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक। विजय भटकर कौन थे, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटकर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में, आपसे पूछे कि कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है कंप्यूटर के पिता। कंप्यूटर का हिंदी में नाम क्या है, तो कंप्यूटर का हिंदी में नाम संगणक या फिर अभिकलित्र है। ठीक, संगणक या फिर अभिकलित्र इसका हिंदी में नाम है। और इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था, सुपर कंप्यूटर परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। और इसका निर्मित किसके द्वारा निर्माण किया गया था, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, विजय भटकर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और विजय भटकर कौन है, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था पहले गृह मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था पहला गृह मंत्री। आपसे पूछे कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो बी.आर. अम्बेडकर को बनाया गया था भारत के पहले कानून मंत्री, बी.आर. अम्बेडकर थे। आपसे पूछे कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के पहले रक्षा मंत्री आप लोग बताएंगे, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। कौन, बलदेव सिंह भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। आपसे पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो ये भी आप लोग तो पता ही होगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति हमने कई बार बताया था, एस राधाकृष्ण थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। आपसे पूछे कि भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो भारत के जो पहले स्वास्थ्य मंत्री थे राजकुमारी अमृत कौर थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में, भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे, वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री। भारत के पहले कानून मंत्री कौन बने थे, तो बी.आर. अम्बेडकर भारत के पहले कानून मंत्री बने थे। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम, 11 नवंबर इन्हीं के जन्मदिन पे राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे भारत के पहले रक्षा मंत्री। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो अमृता कौर थी भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो ये सिरिमाओ भंडार नाइके बनी थी, सिरिमाओ भंडार नाइके। और ये कहाँ की थी, सिरिमाओ भंडार नाइके, ये पाकिस्तान की थी। भंडार नाइके कहाँ की, श्रीलंका की थी। और ये बनी थी विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री। ठीक, ये श्रीलंका की रहने वाली थी। और श्रीलंका के बारे में हम लोग कुछ और चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, श्रीलंका के बारे में यहाँ पे और चीजें हम लोग पढ़ेंगे। आपसे पूछे कि श्रीलंका में प्रमुख भाषा कौन सी बोली जाती है, तो देखिए सिंहली तो बोली जाती है, श्रीलंका में सिंहली बोली जाती है। साथ में ये तमिलनाडु के पास होने की वजह से ये यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है, यहाँ पे तमिल भी बोली जाती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके संसद का नाम क्या है, संसद का जो भारत की संसद का नाम है वही इसके संसद का नाम है, यानी कि पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ के संसद का नाम क्या है, संसद है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास जो है, यहाँ पे मित्र शक्ति जो युद्ध अभ्यास है वो किसके बीच में होता है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि पूर्व का मोती किस देश को कहते हैं, पूर्व का मोती किसे कहते हैं, पूर्व का मोती भी किसे कहते हैं, श्रीलंका को कहते हैं पूर्व का मोती। और साथ में आप लोग याद रखेंगे कि मन्नार की खाड़ी जो है वो आपसे पूछे कि किन दो देशों के बीच में, मन्नार की खाड़ी किन देशों के बीच में है। या फिर आपसे पूछे कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत एंड किसमें, श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में स्थित है, तो ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, श्रीलंका में एलिफेंटा दर्रा स्थित है। तो देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि
विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्री मौ भंडार नायके हैं और ये कहाँ की बनी थी, ये श्रीलंका की बनी थी। ठीक, अब बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। तो आपसे पूछे श्रीलंका के भाषा कौन सी बोली जाती है, तो सिंगली और फिर आपकी तमिल बोली जाती है श्रीलंका में। श्रीलंका के संसद का क्या नाम है, पार्लियामेंट है श्रीलंका के संसद का नाम। आपसे पूछे कि मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है, भारत और श्रीलंका के बीच में। आपसे पूछे कि सिलीनेक्स किसके बीच में होती है, सिलीनेक्स युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है, तो ये भी भारत और श्रीलंका के बीच में होती है। पूर्व का मोती किस देश को कहा जाता है, तो भारत श्रीलंका को कहा जाता है पूर्व का मोती। आपसे पूछे कि मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी और फिर पाक जल संधि स्थित है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, बात करें एलिफेंटा दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो एलिफेंटा दर्रा भी आपके कहाँ पे, श्रीलंका में स्थित है। तो बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा ने सबसे पहले, हड़प्पा के जो वासी थे, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए, ये एग्जाम में पूछा जाता है, सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किए थे, तो सर्वप्रथम ये तांबा की धातु। और जबकि यहाँ पे सभ्यता कैसी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। और आप लोग बताएंगे कि किस धातु की हड़प्पा से प्राप्ति नहीं हुई थी, किस धातु से हड़प्पा से प्राप्ति नहीं हुई थी, ये भी आप लोग बताएंगे। तो हड़प्पा से कौन सी धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो यहाँ पे लोहा नहीं मिला था। हड़प्पा से किस धातु की प्राप्ति, क्या गलत हो जा रहा है, हड़प्पा से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो यहाँ से लोहा नहीं मिला था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो इसकी खोज आप लोग बताएंगे किसने किया था, दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। कब किया था, तो 1921 में किया था। किस नदी के किनारे, तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा की सभ्यता की खोज की गई थी। अब बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, वर्तमान इसकी स्थिति कहाँ पे, पाकिस्तान में इसकी वर्तमान स्थिति कहाँ पे, पाकिस्तान में। और हड़प्पा की लिपि आपसे पूछे कौन सी थी, तो हड़प्पा की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। कैसी, भाव चित्रात्मक इसकी लिपि थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हड़प्पा के जो प्रमुख देवता थे वो कौन थे, प्रमुख देवता तो पशुपति नाथ थे। पशुपति नाथ यहाँ के प्रमुख देवता थे। और हड़प्पा में जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी, हड़प्पा की जो प्रमुख फसल थी वो क्या थी, तो प्रमुख फसल कपास थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है। ठीक, जबकि यहाँ पे सर्वप्रथम प्रयोग की जाने वाली धातु आपसे पूछे कौन सी थी, तो आप लोग बताएंगे तांबा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। और आपसे पूछे किस धातु की प्राप्ति यहाँ से नहीं हुई थी, तो वहां से लोहा नहीं मिला था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हड़प्पा की खोज आपसे पूछे किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने 1921 में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। हड़प्पा सभ्यता की वर्तमान स्थिति जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान में। हड़प्पा में लिपि कौन सी थी, तो भाव चित्रात्मक यहाँ पे लिपि थी हड़प्पा में। और हड़प्पा में प्रमुख फसल आपसे पूछे क्या थी, तो यहाँ पे प्रमुख फसल कपास की थी। और हड़प्पा की जो देवता थे वो पशुपति नाथ थे। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पशुपति नाथ। ठीक, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार क्या था, तो परमवीर चक्र था भारत का प्रमुख वीरता पुरस्कार, परमवीर चक्र। और भारत का जो पहला ये वीरता सम्मान है। दूसरा पूछे क्या है, तो महावीर चक्र। महावीर चक्र दूसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, महावीर चक्र। और तीसरा आपसे पूछे कौन सा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है, तो इसका क्या नाम है, वीर चक्र। ठीक, तो तीनों याद रखेंगे। जो कि परमवीर चक्र किसका बना होता है, ये कांस्य का बना होता है। ये कांस्य का बना होता है, ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है, स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। और वीर जो चक्र है वो भी किसका बना होता है, ये भी आपके स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ पे देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि आपका भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है, तो परमवीर चक्र है। और ये बना किससे होता है, कांस्य का बना होता है। और दूसरा जो वीरता चक्र है वो आपका महावीर चक्र है। और किसका बना होता है, ये स्टैंडर्ड चांदी का बना होता है। और तीसरा जो वीरता चक्र है उसका नाम वीर चक्र है। और इसका किससे बना होता है, ये स्टैंडर्ड चांदी का बना। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1582 में किया था। आपसे पूछे कि दास प्रथा का अंत किसने किया था, दास प्रथा का अंत अकबर ने कब किया था, तो आप लोग बताएंगे 1562 में दास प्रथा का अंत। और आपसे पूछे कि यहाँ पे तीर्थ यात्रा कर का, तीर्थ यात्रा जो कर था उसको समाप्त कब किया था, तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कब किया था, तो ये आपका किया था 1563 में। और आपको जजिया कर आपसे पूछे
कि जजिया कर का समाप्ति अकबर ने कब किया था? जजिया कर की समाप्ति कब किया था अकबर ने? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे 1564 में जजिया कर समाप्त करता है। और ये अकबर कैसा शासक था? ये एक अशिक्षित शासक था। कैसा? एक अशिक्षित शासक था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आगरा का किला किसने बनवाया था? आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला किसने बनवाया था? अकबर ने बनाया था आगरा का किला। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर का आपसे पूछे जन्म कहाँ पे हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबर का आपसे पूछे कि मकबरा कहाँ पे स्थित है? अकबर का जो मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये आपके सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे? सिकंदरा में स्थित है। और सिकंदरा कहाँ पे है? ये आगरा में स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया था? अकबर ने किया था। 1582 में किया था। अकबर ने यहाँ पे दास प्रथा का अंत कब किया था? अकबर ने तो 1562 में किया था दास प्रथा का अंत। और तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में किया था। और बात करते हैं जजिया कर का समाप्ति कब किया था? तो ये 1564 में किया था जजिया कर का समाप्ति। बात करते हैं अकबर एक कैसा शासक था? ये एक अशिक्षित शासक था। आगरा का किला का निर्माण जबकि अकबर ने करवाया था। अकबर ने करवाया था। और अकबर का जन्म आप लोग बताएंगे कहाँ पे? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। ठीक, अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। जबकि मकबरा पूछे अकबर का, मकबरा कहाँ पे है? तो सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ पे? आगरा में स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन थे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। कहाँ के थे? ये रूस के रहने वाले थे। कहाँ के? ये रूस के रहने वाले थे। और बच गए कब? 1961 में। और अंतरिक्ष में जाने वाली जो पहली विश्व में पहली महिला कौन थी? पहली महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो ये भी आप लोग ध्यान रखें। वेलेंटाइना थी। वेलेंटीना थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला। कब गई थी? 1963 में गई थी। और ये भी कहाँ की थी? रूस में। और अब भारत की बात करें तो भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? भारत में अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका नाम क्या था? राकेश शर्मा था। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था। और भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका क्या नाम है? इसका नाम क्या है आपका? कल्पना चावला। कल्पना चावला सबसे पहले यहाँ पे अंतरिक्ष में गई। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था। किस देश का नेतृत्व किया? 1961 में रूस का नेतृत्व किया था। और अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला वेलेंटीना थी। 1963 में गई और ये रूस देश के सपोर्ट में गई। भारत में बात करें तो भारत में जाने वाला अंतरिक्ष में पहला व्यक्ति कौन था? राकेश शर्मा था। और ये कहाँ के? पहली महिला कौन थी? आपसे पूछे कि कल्पना चावला थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तो देखिए एक पराश्रव्य तरंग होती है, एक श्रव्य तरंग होती है और एक कैसी तरंग होती है? अवश्रव्य तरंग होती है। एक अवश्रव्य तरंग होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग तीनों याद रखेंगे। पराश्रव्य पूछे तो ये इसकी आवृत्ति जो होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज प्लस होती है। और श्रव्य तरंगे जो होती है वो 20 हर्ट्ज से ये 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक, और इसे मनुष्य ही सुनता है। इसे कौन? मनुष्य सुनते हैं। ठीक, और पराश्रव्य तरंगों की ये बात करें इसको क्या बोलते हैं? मनुष्य नहीं सुन सकता, इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक, और अवश्रव्य तरंगों की बात करें तो इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, तो इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे तीनों। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति इसे मनुष्य नहीं सुन सकता। अश्रव्य तरंगे जो होती है वो मनुष्य को सुनने के लिए होती है। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और इसको मनुष्य सुन सकता है। और अवश्रव्य तरंग की बात करें इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसे मनुष्य क्या कर सकता है? नहीं सुन सकता। तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और एक संबंध याद रखेंगे, आपसे पूछे कि यहाँ पे वेग v आवृत्ति n और फिर तरंग दैर्ध्य जो है तरंग
दर्द लेमडा होता है ना, इसमें एक संबंध होता है, क्या होता है कि V बराबर एन लेमडा, इसका एक फार्मूला होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, V बराबर एन लेमडा, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो देख लेते हैं आपसे, आवृत्ति V, आवृत्ति n और वेग V और तरंग दैर्घ्य लेमडा में एक संबंध होता है जिसे V बराबर एन लेमडा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उगते और डूबते समय सूर्य का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्या होता है? क्योंकि जो लाल रंग होता है, लाल रंग, उसका प्रकीर्णन क्या होता है? उसका प्रकीर्णन यानी कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी कि इसका बिखराव सबसे कम होता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और देखते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि यहाँ पे और सबसे अधिक पूछे किस रंग का प्रकीर्णन होता है, सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है, तो ये भी आप लोग बता दीजिए। तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी रंग का होता है, बैगनी रंग का सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है। और आपसे पूछे कि आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और आपसे पूछे कि यहाँ पे समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। तो ये दोनों घटना किस कारण से होती है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे हीरे का चमकना किस, यहाँ पे प्रकाश के कौन सी घटना का होता है, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। और आपसे पूछे कि रेगिस्तान में मरीचिका, रेगिस्तान में मरीचिका किस, यहाँ पे किस प्रकाश की घटना के कारण, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। ये प्रकाश का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये घटना होती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए आपसे पूछे कि उगते डूबते समय सूर्य का रंग लाल क्यों प्रतीत होता है, क्योंकि यहाँ पे लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक सबसे कम होता है, इस वजह से सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। और अधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है, आपसे पूछे बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आसमान का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। हीरे का चमकना और फिर आपसे पूछे रेगिस्तान में मरीचिका, ये प्रकाश की कौन सी घटना की वजह से होता है, तो ये प्रकाश के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है और रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। ठीक, और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। अब बात करते हैं धन विधेयक की जांच कौन करता है, धन विधेयक की जांच भी कौन करता है, धन विधेयक की जांच भी आपसे पूछे कि कौन करता है, तो इसका जांच भी कौन कर सकता है, लोकसभा स्पीकर करता है, इसका जांच लोकसभा स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक अनुच्छेद कितने में है, 108 में है। ठीक, संयुक्त अधिवेशन 108 में, और धन विधेयक का कितने में, अनुच्छेद 110 में है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा के सदस्य से यहाँ पे प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। आपसे पूछे कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे, तो जाहिर सी बात है ये लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। किसे, लोकसभा के अध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र ले जाके सौंप देंगे। अगर लोकसभा अध्यक्ष को ही त्याग पत्र देना हो, लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा, तो ये अपना त्याग पत्र किसे देगा, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, यानी कि इसे लोकसभा का अध्यक्ष बोलते हैं। और संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 108 में। धन विधेयक की जांच लोकसभा स्पीकर करता है, धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, धन विधेयक अनुच्छेद नंबर 110 में है। लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये अपना त्याग पत्र देते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र खुद किसे देगा, तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। बात करते हैं इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। कौन कौन से रंग होते हैं, एक तो हो गया आपका, हो गया लाल, हो गया नारंगी, हो गया लाल नारंगी पीला हरा, और फिर नीला, लाल नारंगी पीला हरा नीला, जामुनी और फिर बैगनी हो गया, जामुनी एंड बैगनी। और गिन लीजिए आप लोग 7 कलर यही है इंद्रधनुष के।
और इंद्रधनुष में जो घटना, इंद्रधनुष बनने की जो घटना है वो प्रकाश की में कौन कौन सी यहाँ पे घटना होती है? तो 3 घटना यहाँ पे अपवर्तन काम करता है। सबसे पहली घटना तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन काम करता है। प्रकाश का अपवर्तन काम करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी इसमें काम करता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण काम करता है और प्रकाश का एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 3 घटनाएं होती हैं प्रकाश के यहाँ पे इंद्रधनुष बनने में 3 घटनाएं होती हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से? एक तो आपका हो गया लाल, हो गया नारंगी, हो गया पीला, हो गया हरा, हो गया नीला, हो गया, ये 7 कलर होते हैं। और जामुनी और फिर बैगनी भी होते हैं। बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश की, यहाँ पे इंद्रधनुष बनने की घटना किस कारण होता है? तो प्रकाश का इसमें अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है और प्रकाश के इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी होती है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में। ये कहाँ पे होता है? अमरकोट के दुर्ग में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमने बताया कि अकबर कैसा शासक था? एक अशिक्षित शासक था, मतलब कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, फिर भी ये बहुत सारे धर्म ग्रंथों को, बहुत सारी चीजों को ये फारसी में अनुवाद करता था और इसे दूसरे से पढ़वाता था। जैसे आईने अकबरी, आईने अकबरी, और आईने अकबरी से क्या प्रश्न पूछा जाता है? आईने अकबरी से, और फिर इसमें पूछा जाता है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो अबुल फजल है इसके लेखक। कौन? अबुल फजल है। और एक तो आपका और ध्यान रखेंगे, आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल है। आईने अकबर यानी कि अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में कौन सा संगीतज्ञ रहते थे? अकबर के दरबार में कौन से, आपसे अगर पूछे एग्जाम में कि अकबर के दरबार में कौन से संगीतज्ञ रहते थे, ये आप लोग बताएंगे। अकबर के जो दरबार में संगीतज्ञ रहते थे उनका नाम क्या है? तो अकबर के जो दरबार में संगीतज्ञ रहते थे उनका नाम तानसेन है। तानसेन का जो मूल नाम है रामतनु पांडे है। ठीक, रामतनु पांडे इनका मूल नाम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगरा का किला किसने बनाया था? आगरा का किला किसने बनाया था? तो आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अकबर ने बनवाया था आगरा का किला। आपसे पूछे कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? जन्म तो पूछ लिया, मकबरा आपसे पूछे तो आप लोग बताएंगे कि सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ पे? सिकंदरा आगरा में इसका मकबरा स्थित है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं, साथ में आपसे पूछे कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। और अकबर के दरबार में कौन रहते थे? यहाँ पे संगीतज्ञ रहते थे जिनका नाम क्या है? तानसेन है। और तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे इनका मूल नाम था, आप लोग जानते हैं। और आगरा का किला का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने कराया था। और अकबर कैसा शासक था? एक अशिक्षित शासक था, यानी कि पढ़ा लिखा नहीं था। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? तो आईने अकबरी के लेखक एग्जाम में पूछा जाता है, अबुल फजल है आईने अकबरी के लेखक। आईने अकबर का मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? तो सिकंदरा में इनका मकबरा कहाँ पे बना हुआ है? आगरा में। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने किया था। चेचक की टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। ठीक, चेचक के टीके की खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। लुईस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। और चेचक किस वायरस से होता है, ये भी आप लोग बताएंगे। चेचक किस वायरस से, अगर आपसे पूछे एग्जाम में, तो चेचक वेरिओला वायरस से होता है। वेरिओला वायरस से क्या होता है? चेचक होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किए थे लुई पास्चर। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने किया था। और रेबीज किस कारण से होता है? तो ये पागल कुत्ते के काटने से, पागल कुत्ते के काटने से, और भी संक्रमित जो भी आपके संक्रमित जो भी पालतू पशु होंगे या फिर जंगली पशु होंगे उनके काटने से रेबीज होता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके काटने से
रेबीज होता है। और रेबीज में कौन सा, ये रेबीज वायरस से होता है। रेबीज वायरस जनित रोग है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और रेबीज में कौन सा अंग प्रभावित होता है, रेबीज में पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो जाता है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है, तंत्रिका तंत्र पूरा प्रभावित होता है। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य किसे घोषित किया गया, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य किसे घोषित किया गया था, तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा को घोषित किया गया। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। रेबीज के बारे में बात करें तो इसमें पानी से डर लगता है, पानी से डर लगता है, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिया कहते हैं, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे चेचक के टीके की खोज किसने किया था, तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। एडवर्ड, और चेचक में कौन सा वायरस होता है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक फैलता है। ठीक, और रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो लुई पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। और बात करते हैं लुई पास्चर पागल कुत्ते की, रेबीज पागल कुत्ते के काटने से होता है, ये वायरस से होता है। और पानी से डर लगना, इसमें पे हाइड्रोफोबिया इसे कहते हैं। रेबीज में पानी से डर लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। इसमें प्रभावित अंग क्या होता है रेबीज में, तो पूरा तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित हो जाता है। और रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा बना। अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो इसमें लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से जीवाणु बनता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, लैक्टोबैसिलस होता है इसमें। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, आप लोग बताएंगे दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती, तो दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती, विटामिन सी नहीं पाया जाता, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दुग्ध उत्पादन से, यानी कि दूध से संबंधित है श्वेत क्रांति। और दूध की शुद्धता का माप किसमें किया जाता है, दूध की शुद्धता का माप किससे किया जाता है, तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर से किया जाता है। और दूध में शर्करा कौन सी होती है, तो दूध में शर्करा जो है लैक्टोज शर्करा होती है, कौन सी, लैक्टोज शर्करा होती है। दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है, केसिन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो रेनिन एंजाइम दूध में पाया जाता है, रेनिन एंजाइम दूध से पाया जाता है। और गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है, गाय का दूध जो होता है वो हल्का पीला होता है। हल्का पीला क्यों होता है, हल्का पीला, तो इसमें क्या है, कैरोटीन के कारण, इसमें कैरोटीन उपस्थित होता है, इसमें कैरोटीन के कारण ये हल्का पीला होता है। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है, तो लैक्टोबैसिलस इसमें कार्य करता है दूध से दही बनाने में। और दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, दूध में विटामिन सी नहीं पाई जाती। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति का उत्पन्न दुग्ध उत्पादन से है। और शुद्धता की माप किसे किया जाता है, दूध की शुद्धता का माप लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध में शर्करा कौन सी पाई जाती है, तो लैक्टोज शर्करा दूध में पाई जाती है। ठीक, अब बात करते हैं दूध में एंजाइम कौन सी पाई जाती है, तो रेनिन एंजाइम दूध में पाई जाती है। दूध में प्रोटीन कौन सी होती है, तो केसिन प्रोटीन दूध में होती है। दूध, गाय का दूध कैसा होता है, हल्का पीला होता है। गाय का दूध किससे हल्का पीला होता है, कैरोटीन के कारण। ठीक, विश्व में चांदी का उत्पादन कौन सा देश सबसे अधिक करता है, तो मैक्सिको करता है विश्व में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिको सिटी मैक्सिको की राजधानी है, क्या, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे युकाटन जल संधि की, युकाटन जल संधि के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। और युकाटन जल संधि एक ऐसी जल संधि है जो कि क्या करती है, ये आपको मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिको को क्यूबा से अलग युकाटन जल संधि करती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी, कौन सी, रियो ग्रांडे नदी। ठीक, और रियो ग्रांडे नदी की बात करें तो ये क्या करती है, ये यूएसए और कनाडा के बीच में, यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा बनाने का काम करती है, मैक्सिको के बीच कुछ दूर सीमा बनाती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैक्सिको और कनाडा के बीच में, मैक्सिको और अमेरिका के बीच में कुछ दूर सीमा बनाती है।
मैक्सिको की खाड़ी में एक जलधारा पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम जलधारा, और गल्फ स्ट्रीम जलधारा कहाँ पे पाई जाती है, मैक्सिको की खाड़ी के पास पाई जाती है। मैक्सिको की खाड़ी के पास पाई जाती है। मैक्सिको की खाड़ी मतलब किस महासागर में है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किसमें, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन क्या है, मैक्सिको है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादन। मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी है मैक्सिको की यहाँ पे राजधानी। बात करते हैं रियो ग्रांडे नदी, तो ये यूएसए और मैक्सिको की सीमा के बीच में स्थित है रियो ग्रांडे नदी, यानी कि मैक्सिको और अमेरिका के बीच में सीमा बनाती है। और बात करें यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जलधारा, मैक्सिको की खाड़ी में आती है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा मैक्सिको की खाड़ी में आती है। युकाटन जल संधि के बारे में बात करें, युकाटन जल संधि के बारे में बात करें, मैक्सिको की क्या करती है, युकाटन जल संधि मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। मैक्सिको को क्यूबा से अलग करती है। रियो ग्रांडे नदी क्या करती है, यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा निर्माण करती है। परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, तो परमाणु बम का जो सिद्धांत होता है नाभिकीय विखंडन होता है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन होता है। जबकि हाइड्रोजन बम की बात करें, तो हाइड्रोजन बम में कौन सी, तो ये होता है, ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जबकि आप हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गई। और सूर्य में भी कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। ठीक, और आपसे पूछे कि परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया होती है, तो इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। कौन सी, श्रृंखला अभिक्रिया होती है परमाणु रिएक्टर में। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी चीजें प्रयोग की जाती है, आपसे पूछे कि नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्टर में मंदक के रूप में कौन सा काम करता है, मंदक में कौन सी प्रयोग की जाती है, तो इसमें भारी जल और कैडमियम की छड़ प्रयोग की जाती है। भारी जल और फिर क्या, कैडमियम की छड़, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कैडमियम भारी जल और कैडमियम की छड़ यहाँ पे प्रयोग की जाती है। और देखिए यहाँ पे परमाणु बम के सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन सिद्धांत पे काम करता है परमाणु बम। जबकि हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे काम करता है, ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक, और सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर की बात करें, इसमें श्रृंखला अभिक्रिया होती है। परमाणु रिएक्टर में कौन सी अभिक्रिया, श्रृंखला अभिक्रिया होती है। ठीक, बात करते हैं परमाणु में मंदक के रूप में नाभिकीय संलयन में यहाँ पे मंदक के रूप में क्या, भारी जल और फिर किसका प्रयोग करते हैं, भारी जल और कैडमियम की छड़ प्रयोग किया जाता है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। और ठोस कोण पूछे, ठोस कोण की इकाई क्या होती है, तो इसका इकाई होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन इसकी इकाई होती है। और आपसे पूछे कि समतल कोण की इकाई क्या होती है, समतल कोण की इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे विद्युत धारा की इकाई क्या होती है, एम्पियर होती है। ठीक, और ठोस कोण का जो, या फिर आपसे मिल सकता है घन कोण, तो इसका मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। और समतल कोण का जो मापन होता है तो किसमें किया जाता है, रेडियन में किया जाता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखें। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और आपसे पूछे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब बात करते हैं एशिया की सर्वोच्च शिखर कौन सी है, एशिया की सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है,
तो एशिया की जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट वैसे आप लोग पूछे एशिया का सर्वोच्च शिखर या फिर आपसे पूछे कि विश्व का सर्वोच्च शिखर क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। किसमें है? ये हिमालय में स्थित है। ठीक, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है यांगसी नदी। यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। और कहाँ की नदी है ये? चीन में बहने वाली नदी है। और किसकी लंबाई कितनी है? तो 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करते हैं यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा? तो एशिया का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है? बोर्नियो द्वीप। ये बोर्नियो द्वीप एशिया की सबसे बड़ी द्वीप है। और बोर्नियो की द्वीप है इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक, इंडोनेशिया में स्थित है बोर्नियो द्वीप। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग कौन सा करता है? उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करने का काम कौन सी जल संधि करती है? ये आप लोग बताएंगे। एशिया से अलग कौन सी जल संधि करती है? तो उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग बेरिंग की जल संधि करती है। क्या? बेरिंग जल संधि करती है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि विश्व की सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप का है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपसे पूछे कि सर्वोच्च शिखर एशिया महाद्वीप की क्या है? तो एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट है। जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है, जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है वो माउंट एवरेस्ट ही यहाँ पे क्योंकि ये एशिया में पाया जाता है तो एशिया का भी सर्वोच्च शिखर होगा। अब बात करते हैं एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी नदी है। चीन की नदी है, चीन में बहती है। 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करें सबसे बड़ा द्वीप एशिया का कौन सा है? तो बोर्नियो द्वीप है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इंडोनेशिया में पाई जाती है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की जो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम आवश्यक है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, पोटेशियम इसके आवश्यक होता है। ठीक, और हृदय के अध्ययन को क्या कहलाता है? हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या? कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय के अध्ययन को। आपसे पूछे कि ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है? ईसीजी टेस्ट का संबंध किससे है? तो ईसीजी टेस्ट का भी संबंध किससे है? हृदय से, यानी कि दिल से है ईसीजी टेस्ट का संबंध। और पेस मेकर का संबंध पूछता है आपसे किससे है? पेस मेकर का संबंध, तो इसके भी संबंध किससे है? हृदय से पेस मेकर का संबंध। और हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं, जिसमें से 2 क्या होता है? अलिंद होता है। 2 तो होता है अलिंद होता है और 2 क्या होता है? निलय होता है। 2 निलय होता है। ठीक, और हृदय की स्पंदन क्या होती है? हृदय की स्पंदन क्या होती है? तो हृदय एक मिनट में 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और शरीर से हृदय में रक्त कौन सा क्या ले जाता है? शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिरा करती है। शरीर से हृदय में रक्त शिरा ले जाती है। और फिर आपसे पूछे कि हृदय से शरीर में रक्त कौन सी यहाँ पे ले जाती है? शरीर में रक्त ले जाने का काम धमनी करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, देख लेते हैं आपसे पूछे कि हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन सा खनिज करता है? तो पोटेशियम करता है हृदय की धड़कन के नियंत्रित। और हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ईसीजी टेस्ट का संबंध हृदय से है, ईसीजी टेस्ट का संबंध। और पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध भी हृदय से है। बात करते हैं हृदय में कक्ष कितने पाए जाते हैं? तो 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ठीक, बात करते हैं हृदय का स्पंदन कितनी बार होता है? तो हृदय की जो स्पंदन है 72 बार प्रति मिनट होता है। बात करते हैं शरीर से जो हृदय में रक्त ले जाने का काम शिरा करती है। शरीर से हृदय में रक्त ले जाने का काम शिरा करती है। और हृदय से शरीर में रक्त ले जाने का काम क्या करती है? धमनी करती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हैदराबाद के बारे में बात करें तो आपसे पूछे कि सलारगंज जो म्यूजियम है वो कहाँ पे स्थित है?
तो सलारगंज म्यूजियम भी कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में स्थित है। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, चार मीनार भी कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में, हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार की बात करें तो इसका निर्माण किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने किया था। इसका निर्माण किसने किया था, कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण किया था। कब किया था, तो 1591 में इसका निर्माण हुआ था। कब, 1591 में इसका निर्माण होता है। हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, हाईटेक, भारत का हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, तो हैदराबाद को कहते हैं भारत की हाईटेक सिटी। किसे, हैदराबाद को कहते हैं। ठीक, यही आप लोग ध्यान रखेंगे। और हैदराबाद के बारे में बात करें तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक, और हाईटेक सिटी किसे कहते हैं, हैदराबाद को कहते हैं। सलारगंज म्यूजियम किसे, कहाँ पे स्थित है, तो हैदराबाद में सलारगंज म्यूजियम। चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, 1591 में करवाया था। तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किसने, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। राजराज प्रथम किस वंश के थे, तो राजराज प्रथम ये चोल वंश के थे। किस वंश के, चोल वंश के थे। और ये किस शैली में, तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर किस शैली में बना हुआ है, तो ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है। कौन सी, द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और साउथ की जितनी भी अधिकतर मंदिरें हैं सभी द्रविड़ शैली में बनी हुई हैं। जैसे आपसे पूछे कि द्रविड़ शैली में कुछ और मंदिरें, द्रविड़ शैली में आप कुछ और मंदिरें आप लोग देखिए। तो द्रविड़ शैली की जो मंदिर है, एक तो आपका क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आपका कांचीपुरम का मंदिर। कांचीपुरम ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में मंदिर है। और किस शैली में बना हुआ है, ये आपके दक्षिण में जो शैली चलती है, जो इसका नाम है द्रविड़ शैली, उसमें ये बना हुआ है। और कांचीपुरम का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण नरसिंह ने करवाया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। किसने, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और बात करते हैं यहाँ पे और मंदिर, आपसे पूछे कि एलोरा कैलाश मंदिर, एलोरा में जो एलोरा का कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था, तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। किसने, कृष्ण प्रथम ने कराया था। और ये कृष्ण प्रथम कौन सा शासक था, राष्ट्रकूट शासक था। और जो एलोरा कैलाश मंदिर स्थित कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में स्थित है। कहाँ पे, औरंगाबाद में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, साथ में आपसे पूछे कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, राजराज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। किस वंश का रहने वाला था, ये चोल वंश का रहने वाला था। और बात करें किस शैली में बना हुआ था, तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ था। और द्रविड़ शैली में जो अन्य मंदिर है, कांचीपुरम का मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण किसने कराया था, तो नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। किसने, नरसिंह वर्मन सेकंड ने इसका निर्माण कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर बात करें, इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था और एक राष्ट्रकूट शासक था। और यहाँ पे एलोरा कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो ये औरंगाबाद शहर में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे, महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न कि मुगल सम्राट अशोक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग बताएंगे कि आईने अकबरी के लेखक कौन थे, आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल थे। कौन, अबुल फजल थे आईने अकबरी के लेखक। साथ में आप लोग बताएंगे कि अकबरनामा के लेखक कौन थे, अकबरनामा के लेखक कौन थे, तो इसके भी लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। अबुल फजल थे अकबरनामा के लेखक। ठीक, आपसे पूछे कि दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की, तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी किसने किया था, अकबर ने किया था। कब किया था, तो 1582 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और बाकी चीजें हमने इनके बारे में बताया ही। आगरा का किला अकबर ने बनाया था। इनके दरबार में तानसेन संगीतकार थे। दास प्रथा का अंत 1562 में किया था। इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, जन्म देख लिए तो मकबरा आप लोग भी बताएंगे कहाँ पे स्थित है, तो इसका मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है। सिकंदरा कहाँ पे, आगरा में बना हुआ है। ठीक, आगरा में बना हुआ है।
तो देख लेते हैं मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था, अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और इसका मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। ठीक, सिकंदरा में इसका मकबरा स्थित है। आईन अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है आईन अकबरी के लेखक। और अकबरनामा के लेखक कौन है, तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। बात करें दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने किया, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया, 1582 में किया था। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो मैक्सिको है चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। और इसके बारे में हमने आगे पढ़ा ये सारा चीज। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 7वां, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से किस पौधे से प्राप्त होती है, तो ये सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। किस वृक्ष से, सिनकोना वृक्ष से, सिनकोना नामक वृक्ष से मलेरिया की दवा प्राप्त होती है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और मलेरिया रोग के बारे में बात करें, ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होती है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, मादा इसे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा से प्रभावित होता है। कौन सा, प्लीहा से प्रभावित होता है, जिसे स्प्लीन होते हैं। और मलेरिया यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। इसकी खोज किसने की थी, मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये किसने बताया था, ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था। रोनाल्ड रॉस ने इसे बताया था। और बात करते हैं मलेरिया किस परजीवी के कारण फैलता है, मलेरिया में कौन सा परजीवी, या फिर ये प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण मलेरिया फैलता है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण ये फैलता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते साथ में, आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष से बनाई जाती है, तो सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और बात करते हैं मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है, किससे, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने। प्रभावित अंग क्या होता है मलेरिया रोग में, प्रभावित अंग प्लीहा होता है मलेरिया में। खोज किसने किया था मलेरिया का, तो रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। बात करते हैं मलेरिया में कौन सी परजीवी पाई जाती है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया में पाई जाती है। और बात करते हैं विश्व की सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया द्वीप है। जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप है। संसार का सबसे बड़ा, तो छोटा महाद्वीप पूछे, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। आपसे पूछे कि जो सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सबसे ऊंचा पर्वत एशिया का क्या है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट एशिया का सबसे ऊंचा पर्वत। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे पाया जाता है, ये नेपाल में पाया जाता है। और माउंट एवरेस्ट में नेपाल में किस नाम से जानते हैं, तो नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। क्या, सागर माथा के नाम से पुकारते हैं। और नेपाल को तिब्बत में किस नाम से बोलते हैं, नेपाल को तिब्बत में किस नाम से बोलते हैं, तो नेपाल में जो तिब्बत को इसमें चेमोलुंगमा कहते हैं। क्या, चेमोलुंगमा कहते हैं तिब्बत में। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, माउंट एवरेस्ट की जो हाईएस्ट पीक है 8,848.86 है। ठीक, 86 मीटर है इसकी ऊंचाई। तो ये इतनी चीजें आप लोग पूछे कि किसका हिस्सा है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय का हिस्सा है। किसका, हिमालय का हिस्सा है। और एशिया में लगभग विश्व की 60% जनसंख्या भारत में रहती है। एशिया में विश्व की जो लगभग 60% जनसंख्या भारत में रहती है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है। ठीक, एशिया महाद्वीप है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप में विश्व का लगभग 60% जनसंख्या एशिया महाद्वीप में निवास करती है। सबसे ऊंचा जो पर्वत है एशिया का, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट। इसे नेपाल में क्या कहते हैं, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, लेकिन तिब्बत में इसे क्या कहते हैं, तिब्बत में इसे चेमोलुंगमा कहते हैं। चेमोलुंगमा तिब्बत में कहकर पुकारते हैं। और 8,848.86 मीटर इसकी करंट टाइम की ऊंचाई है। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, तो जो संसार का सबसे बड़ा फूल है उसका नाम क्या है, रफलेसिया है। संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, रफलेसिया है। और संसार का सबसे छोटा फूल आपसे पूछे कौन सा है, संसार का सबसे छोटा फूल क्या नाम है, तो संसार के जो सबसे छोटे फूल का नाम है गुल्फिया है। ठीक, और बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, राष्ट्रीय पुष्प आपसे पूछे तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आपसे पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ पे पाई जाती है, फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है, तो फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। अब फूल गोभी जो होता है आप लोग खाते हैं, फूल
गोभी हम तो नहीं खाते, फूल गोभी, और इसमें जो खाने योग्य भाग होता है, फूल गोभी गोभी का जो खाने योग्य भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसको पुष्प क्रम कहते हैं। क्या पुष्प क्रम कहते हैं फूल गोभी के खाने योग्य भाग को। और फूलों के उत्पादन को किस नाम से जानते हैं, फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, तो इसे फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के उत्पादन को। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, फ्लोरिकल्चर कहते हैं फूलों के उत्पादन को। ठीक, तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल क्या है, रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल। सबसे छोटा फूल संसार का क्या है, बुल्फिया इसका नाम है। संसार का सबसे छोटा फूल क्या है, बुल्फिया। ठीक, और बात करते हैं फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे पाई जाती है, तो फूलों की जो घाटी नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या होता है, पुष्पक्रम होता है। फूल गोभी में खाने योग्य भाग क्या है, पुष्पक्रम है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं आपसे पूछे फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फूलों के उत्पादन को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है ही, तो इसे आप लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, होपमैन का संबंध किससे, तो होपमैन का संबंध टेनिस से। होपमैन का संबंध किससे, डेविस कप का संबंध आपसे पूछे किससे है, तो इसका भी संबंध किससे, टेनिस से। टेनिस से। आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट का संबंध किससे है, डबल फॉल्ट का संबंध किससे, तो डबल फॉल्ट का भी संबंध किससे, टेनिस से डबल फॉल्ट का संबंध। आपसे पूछे कि सानिया मिर्जा का संबंध किससे है, सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, तो सानिया मिर्जा भी क्या खेलती हैं, एक टेनिस की खिलाड़ी है सानिया मिर्जा। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं यहाँ पे जहां पे टेनिस खेला जाता है, यानी कि टेनिस परिसर, टेनिस जो परिसर होता है उसे क्या कहते हैं, तो टेनिस परिसर को कोर्ट कहते हैं। और टेनिस की शुरुआत कहां से हुई थी, टेनिस की शुरुआत किस देश को माना जाता है, टेनिस को शुरुआत कहां से माना जाता है, इसे फ्रांस से माना जाता है टेनिस की शुरुआत। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं होपमैन कप का संबंध किससे, टेनिस से। होपमैन कप का संबंध, डेविस कप का संबंध भी किससे है, तो इसका भी संबंध टेनिस से। डेविस कप का संबंध किससे, टेनिस से। और डबल फॉल्ट कप का संबंध टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध किससे, तो इसका भी संबंध किससे, टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध किससे, टेनिस से। टेनिस परिसर को क्या कहते हैं, टेनिस परिसर को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। और वेनिस की शुरुआत, टेनिस की शुरुआत कहां से हुई थी, फ्रांस से मानी जाती है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी क्या है, तो शुतुरमुर्ग है सबसे बड़ा, शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं विश्व का सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है, तो विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी उसका नाम क्या है, हेमिंग बर्ड है। हेमिंग बर्ड है विश्व का सबसे छोटा पक्षी। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। हम बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी का क्या नाम है, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है उसका नाम मोर है। इसे क्या कहते हैं, इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावुक क्रिस्टेसस इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, पावोक्रिस्टेटस। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, पावोक्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक, और शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी होता है, शांति का प्रतीक कौन सा पक्षी होता है, तो शांति का जो प्रतीक है वो कबूतर कहे जाते हैं। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक होता है। पेंगुइन पक्षी 12 कहां पे पाए जाते हैं, पेंगुइन नामक पक्षी कहां पे पाए जाते हैं, तो ये अंटार्कटिक महासागर में, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है, पक्षी का अध्ययन को क्या कहते हैं, ये आप लोग बताएंगे। तो पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षी के अध्ययन को। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं भारत का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी का नाम क्या है, हिमिंग बर्ड है भारत का सबसे छोटा पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो भारत की राष्ट्रीय पक्षी है मोर, उसका नाम है पावोक्रिस्टेटस। किसे कहते हैं, तो इसका वैज्ञानिक नाम मोर का। पेंगुइन पक्षी कहां पे पाए जाते हैं, तो पेंगुइन नामक पक्षी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं, पेंगुइन नामक पक्षी।
बात करें भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो शांति का प्रतीक है वो है कबूतर। और पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या, ऑर्निथोलॉजी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि स्वेज नहर किन दो सागर को जोड़ती है, तो स्वेज नहर प्रशांत महासागर को स्वेज नहर प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, किससे, अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर से ये जोड़ती है, ठीक, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। और किसको अलग करने का काम करती है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अलग करने का काम ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। तो यहाँ पे हम लोग स्वेज नहर के बारे में पढ़ रहे थे, ये पनामा नहर नहीं है, ठीक। तो स्वेज नहर के बारे में पहले देखेंगे। तो सॉरी, थोड़ा सा गलती हो गया था, तो हमने पनामा नहर इससे समझ लिया था। तो स्वेज नहर का जो बात करें तो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये किससे जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इसका निर्माण कब हुआ, स्वेज नहर का, और ये स्थित कहाँ पे स्वेज नहर, तो ये मिस्र में स्थित है, मिस्र में स्थित है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में इसका निर्माण हुआ था। और स्वेज नहर का बात करें तो इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण आप लोग बताएंगे तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण होता है। लंबाई आपसे पूछो स्वेज नहर की कितनी है, तो 193 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बात करते हैं ये विश्व की सबसे बड़ी नहर है, ये कैसी है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी नहर क्या है, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर, ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। और विश्व की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है, मिस्र में स्थित है। स्थापना इसका ये निर्माण 1869 में हुआ। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। लंबाई 193 किलोमीटर है स्वेज नहर की लंबाई। बात करते हैं मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ता को पालतू बनाया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया, तो कुत्ता को बनाया। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया मनुष्य ने, तो तांबा का सबसे पहले मनुष्य ने किया प्रयोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। और राजस्थान के बारे में बात करें, आपसे पूछे कि खेतड़ी की खान कहाँ पे है, तो राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछे कि सांभर झील कहाँ पे स्थित है, सांभर झील कहाँ पे स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है सांभर झील। आपसे पूछे कि घना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है, घना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है, तो जो घना पक्षी बिहार है वो कहाँ पे, भरतपुर राजस्थान में स्थित है, भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, थार रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके राजस्थान में स्थित है। कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। अब बात करते हैं सबसे लंबी नहर कौन सी है भारत की, तो भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर है, ठीक, इंदिरा गांधी नहर है। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। ये भी राजस्थान में स्थित है। बात करते हैं भारत की सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है भारत का सबसे छोटा राज्य। खेतड़ी की खान कहाँ पे स्थित है, तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ये स्थित है यहाँ पे, राजस्थान में स्थित है खेतड़ी की खान। बात करते हैं सांबर झील कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में स्थित है सांबर झील। घना पक्षी बिहार कहाँ पे स्थित है, तो भरतपुर में स्थित है, भरतपुर कहाँ पे, राजस्थान में ही पड़ता है घना पक्षी बिहार। थार मरुस्थल कहाँ पे स्थित है, राजस्थान में। आप लोग जानते हैं सबसे लंबी नहर भारत की इंदिरा गांधी नहर है, ये भी कहाँ पे स्थित है, सर्वाधिक विस्तार राजस्थान में स्थित है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को बा आकाश कैसा दिखाई देता है, अंतरिक्ष यात्री को बा आकाश काला दिखाई देता है। और विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, हमने बताया कि विश्व में पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे उनका नाम क्या था, यूरी गागरिन था।
यूरी गागरिन था विश्व के पहले पश्चिम अंतरिक्ष यात्री। और कब गए थे ये? 1961 में गए थे। किस देश से गए थे? रूस से गए थे। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो विश्व की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी उनका नाम क्या है? वेलेंटाइना है। ये कब गई थी? 1963 में गई थी। तो ये दोनों चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और जबकि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री जो थे वो कौन थे? पुरुष में वो राकेश शर्मा, उनका नाम क्या था? राकेश शर्मा। और इनका डेट आप लोग बताएंगे कब गए थे? तो ये 1984 में गए थे। 1984 में गए थे। और पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो उनका नाम कल्पना चावला था। कल्पना चावला। और ये कब गई थी? तो कल्पना चावला ये 1997 में अंतरिक्ष में गई। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे। 1961 में रूस का नेतृत्व करते हुए गए। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम था? तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री वेलेंटाइना थी, 1963 में गई हुई थी। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राकेश शर्मा है और 1984 में गए। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला है। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री 1997 में गई थी। कहाँ पे? 1997 में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल के दिन कौन सा दिवस? पृथ्वी अप्रैल। आप लोग बताएंगे कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। आपसे पूछे कि विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? कब? विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? तो ये 17 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस। आप लोग बताएंगे कि विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो ये 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। कब? 18 अप्रैल के दिन मनाते हैं। आपसे पूछे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस कब मनाते हैं? जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस कब मनाते हैं? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर पंजाब में। इस वजह से 13 अप्रैल को यहाँ पे मनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस। तो देख लेते हैं, आपसे पूछे कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल के दिन। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल के दिन। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाते हैं? 17 अप्रैल के दिन। विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? 18 अप्रैल के दिन। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 अमृतसर पंजाब में गोली चलाने का आदेश माइकल ओडायर ने दिया था। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अशोक का हृदय किस युद्ध के बाद परिवर्तित हुआ? तो अशोक का जो हृदय वो कलिंग युद्ध के बारे में कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हुआ। और कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? तो ये 261 बीसी में लड़ा था। कब? 261 बीसी में कलिंग युद्ध अशोक ने लड़ा। और ये राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद लड़ा था। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राज्याभिषेक के ये 8 वर्ष बाद लड़ा था कलिंग युद्ध। और बात करते हैं कलिंग युद्ध के बारे में। तो कलिंग युद्ध में ये हृदय परिवर्तन हुआ। इस बार ये कौन सा धर्म स्वीकार किया? इसके बाद ये कौन सा धर्म स्वीकार किया? ये बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लेते हैं। ठीक। और कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है? किस जो शिलालेख में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में। देख लेते हैं, आपसे पूछे कि अशोक का हृदय किस युद्ध के बाद परिवर्तन हो गया? तो कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि अशोक ने कब लड़ा था? 261 बीसी में लड़ा था। और इसके बाद इसका हृदय परिवर्तित हो गया और ये क्या कहता है? बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लेता है। कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। राज्याभिषेक कि ये 8 वर्ष बाद कलिंग ने लड़ा था। फूलों की घाटी किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है फूलों की घाटी। और यूपी से ये अलग कब हुआ था? उत्तराखंड आपसे पूछे कि यूपी से अलग कब हुआ था? तो 9 नवंबर सन 2000 को ये यूपी से अलग हुआ था। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूपी में यहाँ पे उत्तराखंड में विधानसभा सीट कितनी है? तो उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 है। उत्तराखंड में सीएम कौन है? यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी सीएम है। पुष्कर सिंह धामी ही सीएम है। और किस पार्टी से है? तो ये बीजेपी पार्टी से। किसी बीजेपी पार्टी से है। और आपसे पूछे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम
कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये पुराना नाम इसका क्या है? पुराना नाम क्या है? तो इसका नाम पुराना हेली नेशनल पार्क। हेली नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। इसमें वर्तमान नाम क्या हो गया? वर्तमान नाम क्या हो गया? रामगंगा नेशनल पार्क। क्या? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। स्थित कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक। और आपसे पूछे कि माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? माना दर्रा पूछिए आपसे, नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? और लिपुलेख दर्रा आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है? लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो ये सारे के सारे दर्रे कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं साथ में आपसे फूलों की घाटी आपसे पूछे कहाँ पे? उत्तराखंड में। यूपी से अलग कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था। बात करते हैं विधानसभा सीट यूपी में कितनी है? 70 सीटें हैं विधानसभा की। और यहाँ पे सीएम कौन बने हैं? पुष्कर सिंह धामी बीजेपी पार्टी से उत्तराखंड में सीएम है। माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? नीति दर्रा कहाँ पे स्थित है? और लिपुलेख दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो सारे के सारे उत्तराखंड में स्थित दर्रे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में स्थित है। पुराना नाम इसका हेली नेशनल पार्क था। पुराना नाम क्या है? हेली नेशनल पार्क है। और इसका वर्तमान नाम क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। और ये कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। और लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा ये सारे दर्रे कहाँ पे स्थित है? ये आपके उत्तराखंड में स्थित है। एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन है एटीएम का पूर्ण विस्तार। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपसे पूछे कि WEF का पूर्ण विस्तार बताएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये होता है इसका पूर्ण विस्तार। क्या? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका पूर्ण विस्तार होता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। क्या? एलपीजी का फुल फॉर्म बताइए। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक। और WEF का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है इसका फुल फॉर्म। और एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये सारे फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये इसलिए हमने इसे बताया। पनामा नहर। अब आया पनामा नहर, जिसके बारे में हमने पहले ही पढ़ लिए थे। पनामा नहर समझ के। प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम किससे करती है? अटलांटिक महासागर किससे? अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। और पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था? 1914 में हुआ था। और पनामा नहर अलग किसे करती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को किससे अलग करती है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। ठीक। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और आपसे पूछे कि कोलन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? कोलन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो कोलन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? ये आपके पनामा नहर में ही स्थित है। पनामा नहर में स्थित है। इसके दक्षिणी सिरे पे एक पत्तन पाया जाता है। तो इसके दक्षिणी सिरे पे एक पत्तन पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? पनामा पत्तन कहते हैं। क्या? पनामा पत्तन कहते हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं साथ में आपसे पूछे कि पनामा नहर जोड़ती है। तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है। ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और अटलांटिक महासागर की आकृति जैसा आकार की अलग किसे कहता है? तो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को अलग करने का काम करता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। कोलन बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तो ये पनामा नहर में स्थित है। कोलन बंदरगाह ये भी आप लोग ध्यान रखिए। दक्षिणी सिरे पे एक पनामा पत्तन स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दक्षिणी सिरे पे। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन? लोकसभा स्पीकर करते हैं। इसकी अध्यक्षता लिया कहां से गया? अनुच्छेद नंबर 108 में लिया कहां से गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन लिया गया। संयुक्त अधिवेशन किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से
लिया गया है। इसका निर्णय कैसे होता है? संयुक्त अधिवेशन का निर्णय किससे होता है? तो बहुमत के आधार पे, बहुमत के आधार पे इसका निर्णय होता है। तो ये आप लोग ध्यान देंगे, ठीक। और अब धन विधेयक के बारे में हमने बताया ही आपको, धन विधेयक के बारे में। तो धन विधेयक के बारे में बताया ही, इसका भी जांच कौन करता है? धन विधेयक है या फिर नहीं है, इसका जांच भी कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है, ठीक। और लोकसभा धन विधेयक किसमें है? अनुच्छेद नंबर 110 में है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद नंबर किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 108 का प्रयोग करके, और ऑस्ट्रेलिया में से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संयुक्त अधिवेशन लिया गया। अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर इसकी अध्यक्षता करते हैं, और निर्णय बहुमत के आधार पे, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय बहुमत के आधार पे होता है, ठीक। और बात करें धन विधेयक की जांच कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर धन विधेयक की जांच करता है, अनुच्छेद नंबर 110 में है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को कौन रोकती है? तो ओजोन परत रोकती है। ओजोन परत क्या करती है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण को रोकती है। और बात करते हैं इसे क्या कहते हैं? ओजोन परत को क्या कहते हैं? पर्यावरण की छतरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पर्यावरण की छतरी कहते हैं ओजोन परत को। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से आने वाली हानिकारक ये रोकती है, हानिकारक किरण की रोकती है। स्थिति कहाँ पे है? इस समताप मंडल में स्थित है। किस मंडल में? समताप मंडल में ये स्थित है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये आप लोग बताएंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 सितंबर के दिन। 16 सितंबर के दिन कब? 1987 को, 16 सितंबर 1987 को। और कहाँ पे मॉन्ट्रियल स्थित है? कनाडा में ये सम्मेलन हुआ था। किससे संबंधित था? ये आपके ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। किससे? ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, ठीक। और इसीलिए 16 सितंबर के दिन क्या मनाते हैं? ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस का मनाते हैं? 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ओजोन परत को माप किसमें करते हैं? ओजोन की माप किसमें करते हैं? तो ये डॉप्सन में इसकी माप करते हैं। किससे? डॉप्सन में इसकी माप करते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं ओजोन परत को नष्ट क्षरण कौन सी गैस करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नष्ट करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत में एक छिद्र है, ओजोन परत में एक छिद्र है। ये कहाँ पे स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पे स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप के, अंटार्कटिका जो आपके महासागर है इसके ऊपर स्थित है, अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। बात करते हैं छिद्र का पता किसने लगाया था? छिद्र का पता लगाने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम क्या है? फोरमैन है। तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लो, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कौन करता है? तो ओजोन परत करता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित। ऐसे क्या कहते हैं? ओजोन परत को पर्यावरण की छतरी कहते हैं। ओजोन की माप किससे किया जाता है? डॉप्सन में इसकी माप किया जाता है। और ओजोन परत स्थित कहाँ पे? समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ओजोन परत को नष्ट करने का काम, क्षरण करने का काम क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता है। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि 16 सितंबर 1987 के दिन हुआ था, और कहाँ पे हुआ था? ये कनाडा में हुआ था। ये किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। छिद्र, ओजोन परत में छिद्र कहाँ पे है? अंटार्कटिका के ऊपर है ओजोन परत में छिद्र। और ओजोन परत के छिद्र का पता सबसे पहले किसने लगाया? फोरमैन ने लगाया। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था, इसलिए ओजोन दिवस का मनाते हैं 16 सितंबर के दिन मनाते हैं। और दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है, दक्षिणी सूडान की राजधानी। इसका दक्षिणी सूडान की स्थापना कब हुआ था? दक्षिणी सूडान की स्थापना कब हुआ था? ये 2000 दक्षिणी सूडान की स्थापना 2011 में हुआ था। और दक्षिणी सूडान के बारे में बात करें, ये यूएनओ का नवीनतम सदस्य है। यूएनओ का नवीनतम सदस्य, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यूएनओ का नवीनतम सदस्य। अब बात करते हैं और विभिन्न देशों की, जैसे आपसे पूछे कि वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कराकस है। आपसे पूछे कि भारत की राजधानी क्या है? भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है भारत की राजधानी। आपसे पूछे कि रूस की राजधानी क्या है? तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है रूस की राजधानी। आपसे पूछे कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी क्या है? तो कीव है यूक्रेन की राजधानी। आपसे पूछे कि मंगोलिया की राजधानी क्या है? मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। क्या है? उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। आपसे पूछे कि फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है। देख लेते हैं साथ में। आपसे पूछे कि दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जुबा है। स्थापना कब हुई थी दक्षिणी सूडान की? 2011 में।
और यूएनओ का नवीनतम सदस्य क्या है, 193 नंबर का सदस्य क्या है, तो दक्षिणी सूडान है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जैसे वेनेजुएला की राजधानी यहाँ पे देख लेंगे कराकस है, वेनेजुएला की राजधानी। भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है भारत की राजधानी। रूस की राजधानी क्या है, रूस की राजधानी मॉस्को है। और फिर यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है यूक्रेन की राजधानी। मंगोलिया की राजधानी क्या है, उलान बटोर है मंगोलिया की राजधानी। और फिर फ्रांस की राजधानी क्या है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में स्थित है। और पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, तो पुष्कर झील कहाँ पे, अजमेर में स्थित है। और बात करते हैं पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, पुष्कर मेला कहाँ पे लगता है, तो ये भी अजमेर में लगता है। बात करते हैं राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है, राजस्थान का हृदय भी किसे कहा जाता है, अजमेर को कहा जाता है। और 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे स्थित है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा भी कहाँ पे स्थित है, ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने कराया था, 2.5 दिन झोपड़े का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। राजस्थान का हृदय किसे, अजमेर को कहते हैं। और पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। ठीक, अजमेर में स्थित है। और स्थापना किसने किया था, मेयो ने इसकी देख लीजिए। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ पे स्थित है, पुष्कर मेला कहाँ पे, अजमेर में स्थित है। या फिर पुष्कर झील भी कहाँ पे, अजमेर में स्थित है। राजस्थान का हृदय किसे कहते हैं, अजमेर में कहते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा ऐबक ने बनाया था। और कहाँ पे स्थित है, अजमेर में स्थित है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग की अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका स्थापना कब हुआ था, योजना आयोग का 15 मार्च 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में इसका स्थापना हुआ था। और बात करते हैं दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका नया नाम क्या हो चुका है, योजना आयोग का नया नाम क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। योजना आयोग का नया नाम क्या हो चुका है, नीति आयोग हो चुका है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष पहले उपाध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के, तो पहले उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगड़िया इनका नाम था। क्या, अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं पहले सीईओ कौन थे, नीति आयोग के पहले सीईओ कौन थे, तो नीति आयोग के पहले सीईओ क्या थे, सिंधु श्री खुल्लर थे। ठीक, सिंधु श्री खुल्लर थे नीति आयोग के पहले सीईओ। और आईने अकबरी के लेखक कौन थे, अबुल फजल थे। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अकबरनामा के लेखक कौन है, अकबरनामा के लेखक कौन है, तो इसके भी लेखक कौन है, अबुल फजल है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, अबुल फजल अकबरनामा के लेखक है। और बात करते हैं यहाँ पे जन्म का वक्त कहाँ पे हुआ था अबुल फजल का, तो जन्म की बात करें तो ये पे राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे, राजस्थान के नागौर में इनका जन्म हुआ था। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और अबुल फजल की हत्या किसने की थी, आगे चल के इनकी हत्या कौन की थी, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। किसने, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दी थी। किसके कहने पे, तो जहांगीर के कहने पे इसकी हत्या वीर सिंह बुंदेला ने कर दी थी। ठीक, और एक धर्म था दीन ए इलाही, इसकी स्थापना किए थे अकबर, लेकिन इसका प्रधान पुरोहित बनाया गया था। किसे, प्रधान पुरोहित अकबर ने किसे बनाया था, प्रधान पुरोहित इसका अकबर ने किसे बनाया था, अबुल फजल को बनाया था, अबुल फजल को बनाया था। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं, आपसे पूछिए योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते, प्रधानमंत्री। स्थापना कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को। पहले उपाध्यक्ष कौन थे योजना आयोग के, अरविंद पनगड़िया थे पहले उपाध्यक्ष। और बात करते प्रथम सीईओ कौन थे योजना आयोग के, तो पहले सीईओ थे सिंधु श्री खुल्लर थे पहले सीईओ। ठीक, अब बात करते हैं इसका स्थापना कहाँ पे किया गया था, दिल्ली। इसका नया नाम क्या हो गया, नीति आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, बाय डिफॉल्ट प्रधानमंत्री होते हैं। और आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, नागौर में, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। और इनकी हत्या कौन कर दी थी, वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या कर दिया था। जहांगीर के कहने पे अकबरनामा के लेखक अबुल फजल है। और दीन ए इलाही धर्म के प्रधान पुरोहित किसे बनाया था, अकबर ने अबुल फजल को बनाया था। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को तक शेयर भी करें। और इसी तरह और भी वीडियो पाने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। ठीक, धन्यवाद।